वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री का 9th प्रिंसिपल, दैट इज कैटालिसिस। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कैटालिटिक रिएजेंट्स एज सिलेक्टिव एज पॉसिबल और सुपीरियर टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स, यानी रिएजेंट्स के कंपैरिजन में कैटलिस्ट ज़्यादा सुपीरियर हैं। अब रिएजेंट और कैटलिस्ट में सबसे पहले हम फ़र्क देखेंगे क्या है, डिफरेंस देखेंगे क्या है। कैटलिस्ट उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, यानी उसकी रेट बढ़ा देता है, जबकि रिएजेंट्स रिएक्शन करने में मदद करते हैं लेकिन ये रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं। कैटलिस्ट्स रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती, यानी ये पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनते, जबकि रिएजेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं, इनको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते या ये हमको वापस नहीं मिल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक रिएक्शन कराता हूँ एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ कर सकता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड, या मैं यूज़ कर सकता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज रिएजेंट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिएजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिएजेंट है। ये रिडक्शन तो करते हैं एल्डिहाइड की, या सपोज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी, लेकिन ये वापस नहीं मिलते, ये कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन में, जबकि कैटलिस्ट्स कंज्यूम नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी एल्कीन का रिडक्शन कराना हो या किसी भी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना हो और उसमें मैं एक कैटलिस्ट लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल निकल, तो निकल वहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, यानी रिएक्शन को फास्ट होने में मदद करेगा, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होगा। अब कैटलिस्ट का रोल समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, वरना ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। इस चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हम ये एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट देते हैं या रेडिएशन दे सकते हैं, लेकिन अगर हम यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये चेंज हो जाएगा, या मैं बोलूँगा ये जो बैरियर ये कम हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मेक दिस प्रोसेस फॉरवर्ड, ये कम हो जाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी अब हमें कम लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूँ मैं, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेंगे रिएक्शन, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, या अगर वो रिएक्ट करते भी होंगे या करते हैं तो उनकी जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट करेंगे तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और मदद कौन करता है? प्लेटिनम। सो प्लेटिनम इज कैटलिस्ट, लेकिन प्लेटिनम ना तो रिएक्टेंट का पार्ट है और ना प्रोडक्ट का पार्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके अगर हम 2 मोल्स लेते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल लगेगा और तब जाके 2 मोल वाटर बनेगा। ये जो प्लेटिनम है ये हमको इस रेशो में नहीं लेना पड़ेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 वेट %, या मैं बोल सकता हूँ 10%, इनका 10% या 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 20%, उतना ही लगेगा। ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में लगेगा, ये स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज़ में नहीं लगता, यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये सपोज 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 2 और 1 जो है ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये हमें दिखाता है कि इसका कितना अमाउंट लगेगा, इसका कितना लगेगा। तो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में लगेंगे, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लगेगी। मैंने कहा ना अभी कि 5% या 10%, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है। सो कैटलिस्ट जो रहते हैं, एक तो वो यूज़ नहीं होते, मतलब यूज़ होते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते हैं, रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होते, और दूसरा उनकी क्वांटिटी जो हमें लगती है वो बहुत ही कम लगती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैटलिस्ट्स बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में लगते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक
क्वांटिटीज़ में हमें नहीं चाहिए, बहुत ही कम परसेंटेज में चाहिए। और दूसरी बात, ये अगर कम लगते हैं और लास्ट पे रिकवर भी होते हैं, या मैं बोलूँगा इसमें कंज्यूम नहीं होते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैटलिस्ट्स आर सुपीरियर टू रिएजेंट्स। इसको हम एक एग्जांपल और लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन एक कीटोन है। इसका मान लीजिए हमें रिडक्शन करना है इनटू दिस अल्कोहल, तो मैं ये रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी करा सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यही रिडक्शन में हाइड्रोजन से भी करा सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ऑन कार्बन। ये जो पैलेडियम सपोर्टेड ऑन कार्बन है, इट इज़ कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड, ये जो C डबल बॉन्ड वो है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगते हैं, तो इसका मतलब एक सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिड्यूस करने के बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड का कन्वर्जन हो जाता है H3BO3 में, यानी बोरिक एसिड में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो हमने रिएजेंट लिया, ये रिएजेंट इसमें कंज्यूम हुआ, उससे इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस रिएक्टेंट और इस रिएजेंट के पूरे एटम्स यहाँ पे कंज्यूम नहीं हुए, कुछ वेस्ट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे वेस्ट बढ़ गया, एटम इकोनॉमी कम हो गई, दूसरा रिएजेंट को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके बदले में मैं यहाँ पे ये वाली रिडक्शन लूँगा, सपोज मैंने हाइड्रोजन लिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्ट ऑन कार्बन कैटलिस्ट, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐड होगा और इस हाइड्रोजन का कुछ भी यहाँ पे नहीं बचेगा। तो मैं बोलूँगा कि ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट दोनों के दोनों प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गए, तो यहाँ पे कुछ ज़ाया नहीं हुआ, तो ये 100% एटम इकोनॉमिक है। और पैलेडियम और सपोर्ट ऑन कार्बन जो कैटलिस्ट है, ये हमें वापस मिल गया, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे रिएजेंट्स की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है, वो कैटालिटिक प्रोसेस में वो वेस्ट जनरेट नहीं होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो कैटलिस्ट्स रहते हैं या कैटालिटिक रिएजेंट्स रहते हैं, वो वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। दूसरा, ये रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब ये प्रोसेस को एनर्जी एफिशिएंट बना देते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम हमारा बच जाता है। इसके अलावा कैटलिस्ट से हम सिलेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं और रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी इसमें जो रिएक्टेंट लगेगा वो कम लगेगा, जो रिएक्टेंट्स लगेंगे, जो स्टार्टिंग मटेरियल लगेगा वो ज़ाया नहीं होगा, वो प्रिजर्व होगा। और तीसरी बात, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करना सेफ है एज कंपेयर टू दैट इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें एनर्जी कम लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता है, तो ये सेफर प्रोसेसेस रहते हैं। यहाँ पे एनर्जी का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, इसकी वजह से ये सेफ हो जाते हैं। अब आते हैं हम सिलेक्टिविटी पे, कैटलिस्ट कैसे सिलेक्टिविटी बढ़ा देता है, या मैं कैसा कह सकता हूँ कैटलिस्ट कैसे सिलेक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास में एल्काइन है, अगर मैं इस एल्काइन का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और हाइड्रोजन करता हूँ, प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, और हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे एल्काइन कन्वर्ट होगा एल्केन में, एल्केन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन यानी यही हाइड्रोजनेशन में करूँगा निकल बोराइड की प्रेजेंस में, इस पे हाइड्रोजन लगा दूंगा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा सिस एल्कीन। और अगर मैं यही रिएक्शन सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में करूंगा, हालांकि ये एक तरह का रिएजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इससे अमोनिया से हाइड्रोजन निकलेगा, NH2 बनेगा और बाकी हाइड्रोजन निकलेगा NaNH2, सोडियम एमाइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ये रिड्यूस होगा, यानी यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। लेकिन यहाँ पे जो हमें जो एल्कीन मिलेगा, ये एल्कीन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया ट्रांस एल्कीन, ये है सिस एल्कीन, ये ट्रांस एल्कीन। तो अब देखने की बात यह है कि जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किए,
इन कैटलिस्ट से हम सिलेक्टिवली कोई सिलेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दीज आर हाईली सिलेक्टिव, कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम सभी कैटलिस्ट को रिकवर कर सकते हैं या नहीं। देखो कैटलिस्ट हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। जैसे हमारे पास में होमोजीनियस कैटलिस्ट रहता है, हेट्रोजीनियस एंजाइम कैटलिस्ट है, हेट्रोजेनाइज्ड कैटलिस्ट है, या ऑर्गेनो कैटलिस्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है हमारे पास में। तो इन कैटलिस्ट को पहले हमें समझना होगा कि इनका रोल कैसा है, और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि रिसाइक्लेबल कौन सा है और कौन सा नहीं। देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब रहता है अगर कैटलिस्ट का फेज वही रहेगा या स्टेट वही रहेगा जो रिएक्टेंट्स का स्टेट है या जो रिएक्शन मिक्सचर का स्टेट है, तब हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट सिलेक्टिव रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन होमोजीनियस कैटलिस्ट जो रहते हैं इनको हम रिसाइकल नहीं कर पाते या इनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके बदले में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लेंगे तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में हो सकता है सिलेक्टिविटी कम हो, एफिशिएंसी कम हो, लेकिन ये रिसाइकलेबल रहते हैं। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि मतलब फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, हो सकता है फर्स्ट स्टेप में सिलेक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का जो एफिशिएंसी है वो होमोजीनियस से ज़्यादा रहता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को हम रिसाइकलेबल बनाते हैं, यानी ये रिसाइकलेबल रहता है, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को गौर से देखिए। इस रिएक्शन में मैंने लिया है SO2, इस SO2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम टू SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में लगता है ये वाले रिएक्शन। इसमें दो कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर V2O5 यानी वैनेडियम पेंटॉक्साइड। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो NO जो है ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन होने में मदद करता है, इसको फास्ट कराता है, लेकिन NO को वापस मतलब ये करना, रिकवर करना, ये मुश्किल है, क्योंकि गैसेस से गैस को निकालना मुश्किल है, ये डिफ़िकल्ट स्टेप है। इसके बदले में अगर हम NO के बदले में, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के बदले में V2O5 जो एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको अगर हम यूज़ करें, ये भी एज कैटलिस्ट काम करता है, ये भी इस रिएक्शन में मदद करता है, लेकिन ये सॉलिड कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस है, ये गैस नहीं है, इनके फेज़ में नहीं है, डिफरेंट फेज़ में। सो इट इज़ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसको हम ईजीली रिकवर कर सकते हैं, ये गैसेस के साथ में नहीं जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ईजीली अलग हो जाएगा, और इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास में एक रिएक्शन है, ये बेंजीन का एसाइलेशन, ये करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, ठीक है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड इस रिएक्शन को तो कराएगा, लेकिन इस एल्युमिनियम क्लोराइड को वापस रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि जब हम वर्कअप करते हैं रिएक्शन का, यानी पानी से वॉश करते हैं बाद में इन जो रेसिड्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए, प्योर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो वर्कअप रहता है, वर्कअप के दौरान ये एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस HCl मिलता है हमें। हालांकि ये जो AlCl3 है ये इस रिएक्शन में एज सच कंज्यूम तो नहीं होता, लेकिन वर्कअप के दौरान ये दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको रीयूज़ या रिसाइकल नहीं कर सकते। अब इसके बदले में अगर हम जियोलाइट लेंगे, जियोलाइट्स आर क्रिस्टलाइन एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये सॉलिड्स रहते हैं, इनको आप इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट भी नहीं बनता, तो इसका मतलब ये जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस कराते हैं, ये एनर्जी एफिशिएंट भी रहती हैं और एटम इकोनॉमिक भी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम्स ज़्यादा वेस्ट नहीं होते। अब और एक टाइप का जो कैटलिस्ट है वो है ऑर्गेनो कैटलिस्ट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है कोई कैटलिस्ट, या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है, जिसमें सेंटर में एक मेटल रहता है, मेटल, और उसके साथ में कोई ऑर्गेनिक लीगेंड रहता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज कैटलिस्ट्स। ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट या ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट हाईली सिलेक्टिव और एफिशिएंट रहते हैं,
लेकिन ये रिसाइकलेबल नहीं रहते और जनरली कॉस्टली रहते हैं, टॉक्सिक रहते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। अब ऑर्गेनो कैटलिस्ट की मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पायरिडीन है, पायरिडीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एज कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो पायरिडीन को बोल सकता हूँ मैं, पायरिडीन को बोल सकता हूँ मैं, ये एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट है। अब ऑर्गेनो मेटलिक कैटलिस्ट में क्या रहता है, एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है और उसके साथ में एक ऑर्गेनिक लिगेंड रहता है या 2-3 ऑर्गेनिक लिगेंड रहेंगे। लाइक जिगलर नेटा कैटलिस्ट आपने सुना होगा नाम, जिसमें टाइटेनियम वगैरह रहता है, टाइटेनियम एज सेंट्रल एटम, ठीक है। और उसके साथ में ग्रब्स कैटलिस्ट आपने नाम सुना होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट आपने नाम सुना होगा। दीज कैटलिस्ट और ऑर्गेनोमेटलिक कैटलिस्ट ये हाईली स्पेसिफिक रहते हैं, हाईली सिलेक्टिव कैटलिस्ट रहते हैं ये ऑर्गेनोमेटलिक कैटलिस्ट। लेकिन इनको प्रिपेयर करना, इनको बाद में रिकवर करना या यूज़ करना, ये एक चैलेंजिंग जॉब है या चैलेंजिंग मैं बोल सकता हूँ वर्क है। तो इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। ऑर्गेनो कैटलिस्ट की एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनो कैटलिस्ट एक्चुअली होते क्या है। देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन का अगर हमें एसिटाइलेशन कराना हो तो हम पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। पिरिडीन यहाँ पे एज कैटलिस्ट काम कराता है और हमें एसिटाइलाइड मिल जाता है, प्लस मिलता है हमें HCl। ये जो पिरिडीन है ये इम्पोर्टेंसी, अगर इसकी ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो ह्यूमन्स में इम्पोर्टेंसी आ जाती है, सो इट इज़ टॉक्सिक। अब अगर इसके बदले में हम यही प्रोसेस दूसरे तरीके से करेंगे, यानी यही प्रोडक्ट बनाएंगे इसी एनिलीन से लेकिन दूसरे तरीके से, फॉर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड इसमें डाल सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड के बदले में, तो ये एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट यहाँ पे एज कैटलिस्ट काम करता है। ये भी इस एनिलीन से एसिटाइलाइड प्रिपेयर कराता है या बनाता है और हमें एक साइड प्रोडक्ट वाटर मिल जाता है। देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये जो जिंक डस्ट है इसको हम रिकवर कर सकते हैं और वाटर जो इसमें प्रोडक्ट बनता है ये भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके बाद में आती है बारी एंजाइम कैटलिस्ट्स की। एंजाइम कैटलिस्ट्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स कहते हैं। ये जनरली प्रोटीन्स रहते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, या ये कंजुगेट, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंजुगेशन में रह सकते हैं। लेकिन ये जो एंजाइम कैटलिस्ट रहते हैं दीज आर हाईली सिलेक्टिव और ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन करा देते हैं, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देते हैं और इनके लिए जो कंडीशन चाहिए होती है वो माइल्ड कंडीशन होती चाहिए। इस तरह से ये ग्रुप स्पेसिफिक रहते हैं, यानी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से लिंकेज स्पेसिफिक रहते हैं, यानी एंजाइम का और फंक्शनल ग्रुप का जो लिंकेज है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। बॉन्ड स्पेसिफिक रहते हैं, पर्टिकुलर बॉन्ड पे ही ये काम करते हैं। इसी तरह से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। सो मैं कह सकता हूँ दीज आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, सपोज सक्रोस लेंगे, सक्रोस के ऊपर अगर हम इन्वर्टेज डालेंगे तो ये इस इन्वर्टेज इस सक्रोस को सिंगल स्टेप में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यूरियस लेंगे, ये भी एंजाइम है, ये यूरिया को सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। सो ये सिंगल स्टेप में कर देते हैं काम, हाईली सिलेक्टिव रहते हैं और माइल्ड कंडीशंस लगती हैं इनकी, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में भी हो जाती है रिएक्शंस, तो उससे ज़्यादा माइल्ड कंडीशंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पे जो कैटलिस्ट्स हैं वो है हेटेरोजेनाइज्ड कैटलिस्ट। देखिए जो हमने अभी तक हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के अलावा जो बाकी कैटलिस्ट लिए उनमें प्रॉब्लम यह है कि उनको हम रिसाइकल नहीं करा सकते, हालांकि उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब उन कैटलिस्ट को हम हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेटेरोजेनाइजेशन ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम्स को किसी सॉलिड सपोर्ट लाइक जियोलाइट, क्ले या सिलिका या अलुमिना पे बाइंड करा देंगे, यानी इमोबलाइज करा देंगे, तो उस एंजाइम की एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन उसको हम रिसाइकल करा सकते हैं बार बार। इस तरह से ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो हाईली कॉस्ट मतलब जो हाई कॉस्ट रहते हैं, इनका जो कॉस्ट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इनको आप रिसाइकल करा सकते हैं, बार बार यूज़ करा सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनोमेटलिक या
ऑर्गेनो कैटलिस्ट या दूसरे होमोजीनियस कैटलिस्ट को भी आप इमोबलाइज करके यानी फिक्स करके किसी सॉलिड सपोर्ट पे बंद करके रिसाइकलेबल बना सकते हैं, रीयूज़ करा सकते हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट या आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया 9th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज़ कैटलिस्टिस या कैटालिसिस। आई होप जो ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।